Hey everyone, this is Simran and welcome to इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, जिसको कहा जाता है PLC। ठीक है, अब ये टॉपिक एमकॉम फर्स्ट ईयर और एमकॉम सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के ही पेपर में PLC से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं UGC नेट JRF की, तो वहां भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन ऑल ये टॉपिक इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने पिछला सेशन नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने वहां पर डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में और डिस्कस किया था हमने प्रोडक्ट अडेप्टेशन वर्सेस प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, जो कि खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को मत छोड़ के जाइएगा, पेपर में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अब आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम इग्नू ई पाठशाला। इसको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक, और जहां तक रही बात आपकी PDF की, तो PDF आपको मिलेगी अब टेलीग्राम चैनल पे, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में। तो इनोवेशन का मतलब हम सब समझते हैं। इनोवेशन क्या होता है? किसी चीज में चेंजेस लाना या किसी चीज को और ज्यादा अपग्रेड कर देना, राइट। अब अगर वही मैं बात प्रोडक्ट इनोवेशन की करूं, तो प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होता है कि प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाना। अब ये चेंजेस माइनर चेंजेस भी हो सकते हैं और मेजर चेंजेस भी हो सकते हैं, राइट। और ये चेंजेस कंपनीज क्यों करती है अपने प्रोडक्ट में? ताकि वो कस्टमर्स को परसुएट कर सके, अट्रैक्ट कर सके अपने प्रोडक्ट की तरफ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो कंज्यूमर्स को ये फील होना चाहिए कि जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है वो कहीं ना कहीं उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कि जब तक कस्टमर ये फील नहीं कर पा रहा है, जब तक कंज्यूमर ये फील नहीं कर पा रहा है कि जो नया प्रोडक्ट है वो उनकी नीड्स को फुलफिल करेगा, वो उस प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेंगे। ठीक है, और उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट आया है मार्केट नया, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब उनके पास अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन है कि वो नए प्रोडक्ट को परचेज करें, क्योंकि अगर मार्केट में ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेगा तो न्यू प्रोडक्ट कभी भी मार्केट कैप्चर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लेते हैं। सो द टर्म इनोवेशन मीन्स ब्रिंगिंग इन नोवेल्टीज और मेकिंग चेंजेस। As far as product innovation is concerned, it covers a wide range from making minor or major changes in the existing product to introduction of substitute products or totally a new product. So as far as business is concerned, a new product is one which the target consumer segment considers new, in the sense of consumer feels that the need is met by the new product, cannot be met by any other substitute product at a particular point of time. I hope इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कंपनीज क्यों न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती हैं। क्या जरूरत है कि न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाया जाए जबकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट काम कर रहा है? अब इसको देख लेते हैं। इसका सिंपल सा रीजन है, पहला पॉइंट ये है कि एनवायरनमेंट में जैसे जैसे चेंजेस होते जा रहे हैं, कंपनीज को उन चेंजेस को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। और अगर कंपनीज उन चेंजेस को अडेप्ट करेंगी तो अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, या फिर पूरा एक नया प्रोडक्ट भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करूं तो मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन काफी प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, और इस कंपटीशन को मीट अप करने के लिए भी न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ जाता है ना, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिनेरियो को अडेप्ट कर चुके हैं। तो अगर आपको कंपटीशन में रहना है, मार्केट में रहना है, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक, सो अ सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज to meet the changes in the environment. The changes can encompass one or more of environment factors, that is competitive environment, technological environment, cultural environment, political environment, legal environment. Thus, to meet the competition,
which has come out with a better product or fearing that the competitors may introduce in the market a new product, companies go in for new product. तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड. तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि अगर बिजनेस फर्म चाहती हैं कि वो एक मार्केट शेयर कैप्चर कर सके तो उन्हें अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे. ये चेंजेस माइनर चेंजेस भी हो सकते हैं, मेजर चेंजेस भी हो सकते हैं, है ना. कोई हो सकता है न्यू प्रोडक्ट को ही लॉन्च करना पड़ जाए या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में कुछ चेंजेस करने पड़ जाए. ठीक. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि अवेलेबल रहते हैं फर्म के पास कि वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस ला सके और उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर सके. ठीक. तो सबसे पहला चेंज कंपनी कहाँ ला सकती है? अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में. ठीक है. सो द कंपनी कैन कंसिडर इम्प्रूविंग द फंक्शनल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट and project the new product as one of the better quality. This change can be brought about by use of better quality inputs or better engineering as and when it is possible. अब next changes लाए जा सकते हैं product के features में. ठीक है. So another option for the company is to change the product features, that is increasing the number of real or fancied benefits of the product by redesigning so that the new product offers more functions, convenience, safety, etc. Items like refrigerators, television sets and washing machines fall into this category. तो कंपनीज अब अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के फीचर्स में ही कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगी. ठीक है. अगर मैं टेलीविजन सेट्स की बात करूं तो जैसे पहले टेलीविजन सेट्स आते थे और जो आज टेलीविजन सेट्स आते हैं उनमें काफी डिफरेंस है. ठीक. क्योंकि अगर आप टेलीविजन सेट्स का एवोल्यूशन देखें तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे और टीवी बहुत ब्रॉड हुआ करते थे. ठीक. फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद टेलीविजन सेट्स हमारे कलर्ड आने लग गए और स्क्रीन्स फ्लैट हो गई, एलसीडीज आने लग गई, एलईडीज में आने लग गए और अब स्मार्ट टेलीविजन आते हैं, है ना. तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते गए, कंज्यूमर्स की नीड में चेंजेस आते गए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी इन चेंजेस को अडेप्ट किया और अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में भी चेंजेस लाए ताकि वो कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट चेंज की अगर हम बात करें तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट की स्टाइलिंग में भी चेंजेस ला सकती है. ठीक है. ताकि वो प्रोडक्ट नया लगे. सो चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन द स्टाइल ऑफ द प्रोडक्ट टू मेक इट अपीयर न्यू. Highly personalized products like garments, footwears, handbags and luggage which are not high unit value items undergo such changes frequently. तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें, लेट्स से सूटकेस एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो सूटकेस भी काफी पर्सनलाइज्ड फॉर्म में आने लग गए हैं. राइट. आपने ये खुद भी नोटिस किया होगा जो किड्स के सूटकेस आते हैं उसमें उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स प्रिंटेड रहते हैं, है ना. अब आप बताइए कि कंपनीज को इतना एफर्ट डालने की क्यों जरूरत पड़ी. वो एक नॉर्मल सूटकेस भी ऑफर कर सकते थे लेकिन उनको पता है कि जो किड्स होते हैं वो कार्टून कैरेक्टर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. राइट. और इन कार्टून कैरेक्टर्स की हेल्प से वो जो किड्स हैं उनको इजीली अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और जब हम जानते हैं जब किड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो उस प्रोडक्ट को लेके ही मानते हैं. मार्केटर इस तरह अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अगर आप और भी प्रोडक्ट्स देखिए, टिफिन बॉक्स देख लीजिए, वाटर बॉटल्स देख लीजिए, सब में आपको कहीं ना कहीं अगर किड्स के हैं तो कार्टून कैरेक्टर्स मिल ही जाएंगे और वो इतने खुश हो जाते हैं उसको देख के कि वो चाहे कितने भी प्राइस का हो फिर वो उनको लेना ही होता है. ठीक है. आई होप यहाँ तक समझ में आया. इसका एक लास्ट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. लास्ट पॉइंट है इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ केस ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन. ठीक है. तो इन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को भी अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट इनोवेशन का ही एक पार्ट कहलाता है. ओके. सो रिप्लेसमेंट बाय बॉल पेन्स ऑफ फाउंटेन पेन्स एंड पेंसिल्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रेटजी. दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय टेक्नोलॉजी. Substitution of steel by plastics and many products also fall in this category. तो आप लोगों को भी याद होगा कि पहले फाउंटेन पेन्स काफी मार्केट में चलते थे. राइट. और अगर आप आज ही परचेज करने जाएं तो आपको फाउंटेन पेन्स मिल जाएंगे लेकिन उनकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं रह गई है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसका सब्स्टिट्यूट आ चुका है जो कि हमारे हैं बॉल पेन्स जो बहुत ही चीप रेट पे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, है ना.
नेक्स्ट अगर बात करूं तो प्लास्टिक्स ने भी कहीं ना कहीं स्टील्स को रिप्लेस कर दिया। पहले जो पाइप्स आते थे वो स्टील के हुआ करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि पाइप्स किसके आते हैं, प्लास्टिक्स आते हैं। तो प्लास्टिक्स ने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस करते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। देखिए, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ साइकिल होती है वैसे ही प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, कैसे, इसको समझिए। ह्यूमन बीइंग्स बर्थ लेते हैं, ठीक, टाइम के साथ साथ ग्रो करते हैं, फिर आगे एक स्टेज आती है जहां पे वो थोड़ा बीमार भी पड़ जाते हैं और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है, राइट। अब सिमिलर पैटर्न पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी वर्क करती है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक नया प्रोडक्ट बनाती है तो वो पहले मार्केट में उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक। जब मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया तो धीरे धीरे लोग उस प्रोडक्ट से फेमिलियर होना शुरू हो जाते हैं और उस प्रोडक्ट की ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। जब प्रोडक्ट की ग्रोथ होने लग गई तो एक स्टेज आती है जहां पे प्रोडक्ट अपने पीक टाइम पे होता है, मतलब जहां पे कंपनी की सेल्स उस प्रोडक्ट को लेके बढ़ जाती है। लेकिन एक टाइम के बाद जब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस सेम प्रोडक्ट लाइन में कॉम्पिटिटर्स बहुत आ जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो गिरने लग जाती है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एकदम सिंपल टर्म्स में समझा दिया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है, लेकिन इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। So it is generally said that products are like human beings. They are born at a particular time, grow or die immediately, fall sick, and ultimately in many cases die. So this concept is generally referred to as product life cycle concept. It has been proven empirically that many products, particularly low unit value items, which do not involve high technology in production and are frequently bought by the customers, go through this life cycle in a competitive environment. तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उन प्रोडक्ट्स में देखी जा सकती है जो लो यूनिट वैल्यू के होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स चीप होते हैं, जिनमें हाई टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया जाता है और जिन्हें कंज्यूमर्स फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतना कंपटीशन प्रिवेल कर रहा होता है, तो एक स्टेज आ जाती है जहां पे ये प्रोडक्ट्स डिक्लाइन कर जाते हैं, जहां पे इनकी सेल्स डिक्लाइन कर जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमारी लॉन्ग भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है और वो मार्केट कैसी है, ठीक। अब अगर कोई प्रोडक्ट है जो लो यूनिट वैल्यू का है और उसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस नहीं यूज की गई है या हाई टेक्नोलॉजी को नहीं यूज किया गया है, तो उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसी रहेगी, शॉर्ट रहेगी, ठीक। वहीं कोई दूसरा प्रोडक्ट है, उसकी हाई यूनिट वैल्यू है, हाई टेक्नोलॉजी यूज की गई है और वो प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल लॉन्गर रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का तो इस ग्राफ को बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि नंबर उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे अगर आप ग्राफ नहीं बनाए, ठीक। अब अगर मैं इस ग्राफ को ही डिस्कस कर लूं तो एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं हम टाइम और वाई एक्सिस पे देख रहे हैं हम सेल्स, ठीक। तो पहले मार्केट में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गया तो धीरे धीरे फेमिलियर होने लगे लोग प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट आया ग्रोथ स्टेज पे। फिर ग्रोथ के बाद प्रोडक्ट आता है मैच्योरिटी लेवल पे, जहां पे सेल्स कैसी रहती है, पीक पे रहती है, ठीक। फिर उसके बाद जब कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं, तो यही प्रोडक्ट डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती हैं 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पहली स्टेज हो गई आपकी ये, ठीक। दूसरी स्टेज हो गई आपकी ये, तीसरी स्टेज हो गई आपकी ये, और फोर्थ स्टेज आपकी हो गई ये, ठीक। अगर पेपर में पूछेगा 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो इसका मतलब है आपको एक ग्राफ भी बनाना है और इन सारी स्टेजेस को डिफाइन भी करना है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम इन स्टेज को डिस्कस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इंट्रोडक्शन स्टेज। इट इज द फर्स्ट स्टेज wherein the product is launched in the market with full scale production and marketing program. The product is a new one. It means a product that opens up an entirely new market, replaces an existing product, or significantly broadens the market for an existing product
In this stage, sales grow at a very lower rate because it is not an effective demand. तो अभी मैंने आपको बताया भी इंट्रोडक्शन क्या होती है. हमारी फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ पे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, फुल स्केल प्रोडक्शन होता है और मार्केटिंग की जाती है इस प्रोडक्ट की. ठीक है, प्रोडक्ट कैसा होता है, न्यू होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो सेल्स रहती है वो भी कम रहती है क्योंकि अभी डिमांड प्रोडक्ट की मार्केट में नहीं है. ठीक है, और जो नया प्रोडक्ट होता है वो हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट को रिप्लेस करके आया हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में कुछ चेंजेस किए गए हो. ठीक, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. देखिए, ये मैंने आपको थोड़ा सा चार्ट के फॉर्म में इसलिए दिया है क्योंकि आपको इजीली समझ में भी आ जाए, सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएं, और अगर एग्जामिनेशन में ये आता है तो आप इसको इन डिटेल पैराग्राफ में इजीली लिख सकते हैं. ठीक है, जब प्रोडक्ट अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है तो सेल्स कैसी रहेंगी, लो रहेंगी. ठीक है, कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट कैसी रहेगी, हाई कॉस्ट पर कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे जब प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है तो अभी जो कंपनी की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा आएगी. ठीक, प्रॉफिट्स की अगर हम बात कर ले तो प्रॉफिट्स अभी नेगेटिव होंगे. ठीक, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्या इनका ऑब्जेक्टिव होगा, क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल. मार्केट में नया लॉन्च हुआ है तो यहाँ पे जो मार्केटर है उसको अपने प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में आया है. ठीक, अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट बेसिक नीड्स को फुलफिल करेगा. ठीक है, बेसिक प्रोडक्ट होगा, बहुत ज्यादा लग्जरियस प्रोडक्ट भी नहीं होगा क्योंकि अभी मार्केटर को नहीं पता है कि उसका प्रोडक्ट आगे मार्केट में कैसा चलेगा, तो वो ज्यादा रिस्क नहीं लेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा अपने प्रोडक्ट में, इसलिए वो बेसिक प्रोडक्ट को ही लॉन्च करेगा. ठीक, प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस कैसा रहेगा, कॉस्ट प्लस रहेगा. अब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का क्या मतलब होता है इसको समझ लीजिए. देखिए, कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में या सेल करती है मार्केट में तो उसमें कुछ कॉस्ट को ऐड करके ही सेल करती है. ठीक है, क्योंकि उसको जो एक्सपेंसेस आए होते हैं, जो उसने खर्च किया होता है उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो सब चीजें वो उस प्रोडक्ट में ऐड करती है और उसकी कॉस्ट को डिफाइन करती है. ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी जब कोई कॉस्ट लगाई जाती है, जब एक तरह से मैं कह लूं कंपनी एक्सपेक्ट करती है कुछ प्रॉफिट, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी जब ऐड कर देती है तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कोई प्रोडक्ट है और उसको बनाने में जो कॉस्ट आई है वो है 100 रुपीज. ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, अपना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेगी, मतलब वो अगर मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रही है तो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट भी तो देखेगी ना. ठीक, अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इसको 10% यहाँ से प्रॉफिट हो. ठीक है, तो अब इस प्रोडक्ट को कंपनी कितने पे सेल करेगी, 110 पे सेल करेगी. इसकी कॉस्ट कितनी आई थी, 100 रुपीज, लेकिन यहाँ पे उसने एक्सपेक्ट किया कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 10% का प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक, इसलिए उन्होंने क्या रखी, कॉस्ट 110 रुपीज रखी. ठीक, तो इसी को कहते हैं हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का. इसमें क्या बोल रहा है, बिल्ड सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. अब जब फर्म ने न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है तो उसके पास अभी इतनी मार्केट नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके और इतनी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो बहुत ही सेलेक्टिव एरिया में, बहुत ही सेलेक्टिव कस्टमर्स तक ये अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने की कोशिश करती है. ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका एडवर्टाइजिंग. सो बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस अमंग अर्ली एडॉप्टर्स एंड डीलर्स. अब यहाँ पे कंपनी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैला सकती है, कस्टमर्स को अवेयर कर सकती है कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है. ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन स्टेज समझ में आ गई होगी. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज पे जो कि हमारी ग्रोथ स्टेज. Once the market has accepted the product, sales begin to rise and product enter its second stage. The product achieves considerable and widespread approval in the market. The sales and profits increases at an accelerated rate. In this effective distribution, advertising and sales promotion are considered as the key factors. अब जब product market में launch हो चुका है और मार्केट ने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बाद आती है हमारे प्रोडक्ट की ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे जो प्रोडक्ट की सेल्स है वो बढ़ना शुरू हो जाती है. ठीक है, और इस स्टेज पे एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन का मेजर रोल रहता है.
ठीक है, क्योंकि जब प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है और मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया इस प्रोडक्ट को और उस प्रोडक्ट की सेल्स डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी को कहीं ना कहीं अपनी एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स पे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट वाइड एरिया को कवर कर सके, वाइड मार्केट को कवर कर सके, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी। तो यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें तो रैपिडली राइजिंग सेल्स, अभी हमने बात की कि सेल्स भी रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेटेड रेट में सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक। कॉस्ट की यहाँ बात करें तो कॉस्ट कैसी है, एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर। वहीं हमने इंट्रोडक्शन स्टेज में बात करी थी तो कॉस्ट कैसी थी, हाई कॉस्ट थी, ठीक है। प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो मैक्सिमाइज मार्केट शेयर, मतलब मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर करना, मैक्सिमम मार्केट के शेयर को कैप्चर करना, ठीक। नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशन, सर्विस, वारंटी। तो अभी जब हमने इंट्रोडक्शन स्टेज में बात करी थी तो जो वहां पे प्रोडक्ट की बात हुई थी वो क्या था, बेसिक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, ठीक। अब अगर वही प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट में सेल्स बढ़ा रहा है, प्रॉफिट बढ़ा रहा है, तो इस प्रोडक्ट की वारंटी भी दी जाती है, आफ्टर सेल सर्विस भी दी जाती है और प्रोडक्ट के साथ कुछ और बेनिफिट्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस टू पेनिट्रेट मार्केट, प्राइस ऐसा रखना है कि मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर किया जा सके, मैक्सिमम मार्केट एक्सप्लोर की जा सके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो बिल्ड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि कंपनी को अपनी एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे जब कंपनी को एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन टेक्निक पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी तो कंपनी कहीं ना कहीं बढ़ाएगी, है ना, ताकि वो मैक्सिमम आउटलेट्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके। तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली यही मतलब होता है कि मैक्सिमम जगह तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, ताकि कंज्यूमर कहीं भी जाए उसको आपका प्रोडक्ट दिखाई दे, मतलब आपके प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस हर जगह होनी चाहिए, ठीक। लास्ट पॉइंट है हमारा एडवर्टाइजिंग, बिल्ड अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन द मास मार्केट। अब जब कंज्यूमर्स अवेयर हो गए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है तो जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स का वो कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाएगा और पीपल खुद ही प्रोडक्ट को लेके अवेयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ग्रोथ स्टेज भी समझ में आ गई होगी आपको। अब डिस्कस करते हैं हम मैच्योरिटी स्टेज को। Market becomes saturated because the household demand is satisfied and distribution channels are full. The product has to face keen competition which brings pressure on the prices, though the sales of the product rises but at a lower rate. The profit margin however decline due to keen competition. अब मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे मार्केट आके सैचुरेट हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी जो कंज्यूमर्स है उनकी डिमांड फुलफिल हो चुकी होती है, वो सेटिस्फाइड हो चुके होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी सब प्रोडक्ट्स का हो चुका होता है और यहाँ पे कंपनी कंपटीशन फेस करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब जब कंपनी कंपटीशन को फेस कर रही होती है तो कहीं ना कहीं उसे अपने प्राइसेस को भी कट डाउन करना पड़ जाता है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं। अगर प्राइसेस को कट डाउन नहीं किया तो कंज्यूमर्स कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को परचेज करने लग जाएंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे सेल्स होती है कंपनी की लेकिन लोअर रेट पे। अब जब सेल्स लोअर रेट पे हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हम सेल्स की बात करें तो सेल्स कैसी रहती है, पीक पे रहती है, ठीक। कॉस्ट की बात करें तो लो कॉस्ट पर कस्टमर, देख रहे हैं ना, धीरे धीरे कॉस्ट कम होती जा रही है, ठीक। प्रॉफिट्स की बात करें तो हाई प्रॉफिट्स। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट व्हाइल डिफेंडिंग मार्केट शेयर। अब इस स्टेज पे जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो जो मार्केट शेयर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केटर है, जो कंपनी है, उसको अपने मार्केट शेयर को डिफेंड करने की जरूरत पड़ती है, बचाने की जरूरत पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो डाइवर्सिफाई ब्रांड एंड मॉडल्स। तो प्रोडक्ट का जब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट ब्रांड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को आगे सेल करने लगती है, अपनी ब्रांड को डाइवर्सिफाई कर देती है, बढ़ा लेती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस।
प्राइस टू मैच और बेस्ट कॉम्पिटिटर्स। तो अभी मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया कि जब कंपटीशन मार्केट में प्रिवेल होना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है उसको अपने प्राइजेस को या तो कट डाउन करना पड़ता है या अपने कॉम्पिटिटर्स से मैच करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें हम डिस्ट्रीब्यूशन की, बिल्ड मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा, अभी हमने डिस्कस किया था इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक, लास्ट पॉइंट हमारा एडवर्टाइजिंग, स्ट्रेस ब्रांड डिफरेंसेस एंड बेनिफिट। तो यहाँ पे जब कंपनी अपनी ब्रांड को डाइवर्सिफाई कर लेती है, बढ़ा लेती है, तो हर ब्रांड अलग अलग चीजों पे स्ट्रेस करती है, उसके डिफरेंस बताती है और उसके बेनिफिट्स को एडवर्टाइज करने की कोशिश करती है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपनी लास्ट स्टेज पे जो कि हमारी डिक्लाइन स्टेज। So this is the final stage. Sooner or later, actual sales begin to fall under the impact of new product competition and changing consumer behavior. The sales and profit fall down sharply and the promotional expenditure has to be cut down drastically. अब इस स्टेज पे क्या होता है कि आज नहीं तो कल कंपनी की जो सेल्स है वो धीरे धीरे फॉल करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया या फिर कंज्यूमर की नीड्स और डिजायर्स में चेंजेस आ गए, उनके कंजम्पशन पैटर्न में कोई चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, अब जब कंपनी की सेल्स में डाउनफॉल आ गया है, उसकी प्रॉफिट्स में डाउनफॉल आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो अपने एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटीज में जो खर्चा करना पड़ता था कंपनी को या खर्चा करती थी, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो उन एक्सपेंसेस को मीट अप नहीं कर पाए। क्योंकि जब इतनी सेल्स नहीं हो रही है, इतनी प्रॉफिट नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो वो उनके एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब इसकी भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स क्या हो जाएंगी? डिक्लाइन कर जाएंगी। कॉस्ट क्या रहेगी? लो कॉस्ट पर कस्टमर। ठीक है, प्रॉफिट्स भी यहाँ डिक्लाइन कर जाएंगे। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड मिल्क द ब्रांड। देखिए यहाँ पे मिल्क द ब्रांड का क्या मतलब होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए मिल्क द ब्रांड एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू को ज्यादा प्रेफरेंस देती है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म रेवेन्यू। ठीक है, अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनीज अपने कुछ एक्सपेंडिचर्स को मीट अप कर सके, और अगर कंपनी हाई रेवेन्यू की तरफ गई तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू खो देंगी। ठीक है, उतनी भी सेल्स वो जनरेट नहीं कर पाएगी, उतना भी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएगी। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू को ज्यादा प्रेफरेंस दें। ठीक, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या बोल रहा है, फेज आउट वीक आइटम्स। अब जो वीक प्रोडक्ट्स हैं उनको ये फेज आउट कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, प्राइस यहाँ पे कट डाउन करना ही पड़ता है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गो सेलेक्टिव, फेज आउट अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स। अब पहले ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक को यूज किया, प्रोडक्ट्स को हर आउटलेट्स में सेल किया, हर आउटलेट्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया। अब यहाँ पे अपनी प्राइजेस को कट डाउन करने के लिए, अपनी कॉस्ट को कट डाउन करने के लिए क्या करेंगी, सेलेक्टिव होने की कोशिश करेंगी। जो आउटलेट्स जहाँ पे उनका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है या वहाँ जिस आउटलेट से उनको प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है, उस आउटलेट से अपने प्रोडक्ट को हटा देंगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा एडवर्टाइजिंग, रिड्यूस टू लेवल नीडेड टू रिटेन हार्डकोर लॉयल कस्टमर। अब यहाँ पे फर्म ये कोशिश करेगी जो उसके हार्डकोर लॉयल कस्टमर्स हैं वो उन तक पहुंचे और उन्हीं तक ये एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स फॉलो करेंगी। अब हार्डकोर लॉयल कस्टमर्स कौन से होते हैं? ऐसे कस्टमर्स जो एक पर्टिकुलर ब्रांड तक स्टिक रहते हैं, वो स्विच नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, चाहे उस ब्रांड के प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाए या उस ब्रांड के प्रोडक्ट का प्राइस घट जाए, वो हमेशा सेम ब्रांड के प्रोडक्ट को ही परचेज करते हैं। ठीक है, तो जो एडवर्टीजमेंट है वो उन्हीं तक ही लिमिटेड रह जाएगा। ठीक, ताकि वो उन कस्टमर्स को एटलीस्ट ना लूज कर पाए, उन कस्टमर्स को ना खो पाए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया और आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।